Good afternoon, all. Anna ma'am, am I audible? Thank you, ma'am. Yes, yes. Thank you, ma'am. Welcome back to the 14th session of Foundation Course in Palliative Nursing. We are going to deal with ostomy care. We have our sister Anna ma'am as our faculty here. I think there is no need of further introduction for Anna ma'am. All of you are familiar with her. Our facilitator, Stella ma'am, is here. Stella ma'am. Yes, dear. After a long time. Yes. I am here. You can start the sessions. Yes. No problem. Over to you, ma'am. Anna, you can Thank start you. with the today's, I think it is ostomy care, right? Ostomy care, yes, sir. Okay, Yeah. please go on. Okay. Yeah. अच्छा, तो आज हम ऑस्टोमी केयर के बारे में जानने जा रहे हैं। कई आप में से मोस्टली सभी लोगों ने इसके बारे में एक या दूसरी ऑस्टोमी का केयर किया ही होगा। तो अभी ऑस्टोमी क्या है? स्टोमा मीन्स के ओपनिंग इन द बॉडी, राइट। तो हमारे पैलिएटिव केयर में कई पर्पस के लिए ओपनिंग करते हैं। तो टुडेज लर्निंग आउटकम ये मैंने जो आपको भी मिला होगा, तो टाइम टेबल में दिया ही हुआ है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। पहले ट्रैकियोस्टोमी देखेंगे और उसके बाद हम कोलोस्टोमी के बारे में जानेंगे। कई चीज ऐसी भी होगी जो आपको पहली बार जानने को मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है। एंड एंड ऑफ द सेशन हम एक दूसरे से शेयर भी करेंगे, कुछ हमें भी नया जानने को मिले, ठीक है। तो अभी ऑस्टोमी ये क्या है? आर्टिफिशियल ओपनिंग है। बॉडी में कुछ खास पर्पस से किया हुआ आर्टिफिशियल ओपनिंग है। सर्जिकली वो करने डॉक्टर करते हैं। टाइप्स क्या हो सकते हैं? okay, मेनली 2 टाइप्स। तो एक होगा इनपुट ऑस्टोमी और दूसरा है आउटपुट ऑस्टोमी। तो इनपुट किस लिए? जब हम बॉडी में अंदर कुछ डालने जा रहे हो तो वो हमारा इनपुट ऑस्टोमी होगा। जैसे कि एग्जांपल्स दिए हुए हैं इधर, ट्रेकियोस्टोमी है, गैस्ट्रोस्टोमी, फीडिंग इलियोस्टोमी। ओके, तो ये हमारे इनपुट जिसमें से हम अंदर कुछ डालेंगे। या तो ट्रेकियोस्टोमी है तो जैसे कि हम ऑब्स्ट्रक्ट हो गए एयरवे, तो उसके लिए ओपन करने के लिए यूज करेंगे। आउटपुट ऑस्टोमी कौन सी हो सकती है? तो कोलोस्टोमी हो सकती है स्टूल रिमूव करने के लिए, यूरोस्टोमी हो सकती है यूरिन रिमूव करने के लिए, और इलियोस्टोमी जो कि स्टूल के लिए होता है, तो वो भी होगा, ठीक है। अभी उनका जो टाइम पीरियड होता है उसके ऊपर डिपेंड होके 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभी पेशेंट को जस्ट थोड़ा आराम मिल जाए वो पर्टिकुलर पार्ट को, तो उसके लिए ओपनिंग किया होता है, तो वो हमारी होगी टेम्पररी टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए है। और दूसरी होगी परमानेंट, जबकि पेशेंट उसके सिवा बहुत मुश्किल होगा उसका जीना, तो उसको परमानेंट ओपनिंग करना पड़ता है। तो डिपेंडिंग ऑन टाइम पीरियड देयर आर 2 टाइप्स। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे ट्रैकियोस्टोमी के बारे में। तो ये क्या है ट्रैकियोस्टोमी? तो ट्रैकिया में जब ओपनिंग करते हैं तो उसको ट्रैकियोस्टोमी बोलेंगे। Okay, so definition wise, if you see a textbook definition, it is surgically created hole in trachea that provides alternative airway for breathing. ये पर्पस क्या है? तो एयरवे को पेटेंट रखने की जरूरत पड़ती है कई बार, तो इसके लिए, क्योंकि बिना एयर तो हम जी नहीं सकेंगे, है ना। और जब पेशेंट लंबे टाइम से वेंटिलेटर पे होगा तो भी ये बहुत हानिकारक होता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं, तो तब भी ट्रैकियोस्टोमी करने की जरूरत पड़ती है। तो अभी इंडिकेशंस क्या हो सकते हैं, क्यों करना पड़ता है? तो थोड़े से इंडिकेशंस मैंने इधर डाले हैं जो कि मोस्टली हमारे पैलिएटिव पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। तो टेक्स्ट बुक में तो आपको काफी सारे इंडिकेशंस मिल जाएंगे, लेकिन मैंने उसमें से इधर थोड़े बहुत लिए हैं। तो जब अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया में कोई दिक्कत हो, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है,
कैसे ऑब्स्ट्रक्शन होगा? तो सपोज ट्यूमर हो गया है और या तो फिर कोई वजह से स्टेनोस हो गया है ना, वो ट्रेकिया पूरी कंप्रेस हो गई है, ऐसा हो सकता है। एडिमा, राइट? सो कई सारे हम कैंसर पेशेंट को, हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट को ये देखने को मिलता है। तो तब की ट्रेकिया में ओपनिंग करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है और उसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छे से नहीं बना पाएगा, तो उसके लिए भी ओपनिंग करना पड़ता हो सकता है। तीसरा है तो कोई सपोज ट्यूमर हो गई और उसके लिए सर्जरी कर दी, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो जब तक तो फ्लैप रखा हो या ऐसा हो तो उसका थोड़े समय तक करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी अगर वो कंप्लीटली कंप्रेस हो जाती है तो परमानेंट भी हो सकती है। तो माउथ एंड नेक ट्यूमर्स जब होती है तो उसकी सर्जरी के दौरान भी ये करना पड़ता है। कभी कभी लैरिंजल ट्यूमर्स जो होती है उसकी जो रेडिएशन थेरापी लगती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो ट्रेकिया पे काफी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और वो कंप्रेस हो जाता है, तो उस तब भी हमें ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ती है। कभी कभी आरटीए है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, या तो कुछ ऐसा ट्रॉमा हो गया तो उसकी वजह से भी करना हो सकता है, और पैरालिसिस में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स है कि जब ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ती है। अभी ट्रेकियोस्टोमी जब की है, हाँ, तो कॉमनली क्या केयर करते हैं, मेन पॉइंट्स हमें क्या ध्यान रखना है, तो ये हम देखेंगे। सम कॉमन पॉइंट्स है और सम कैन बी स्पेशल पॉइंट्स आल्सो, ये सो ये हम देखेंगे। अभी इधर हमें टाइप्स बताया है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कौन से टाइप की ट्रेकियोस्टोमी हो सकती है। तो इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी की, पेशेंट सपोज आरटीए में से आया और पेशेंट को एकदम से करना पड़ा, एकदम से कॉम्प्रेस हो गया, ठीक है। मोस्टली हमारा जो होता है पैलिएटिव केयर में, वो तो प्रोफाइलेक्टिक यूज के लिए करनी पड़ती है। तो पेशेंट को पहले से उसके बारे में कंसेंट लेके बता के फिर हम जनरली करते हैं ये, सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फिर दूसरा टाइप है तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, ठीक है, तो टेम्पररी टाइम के लिए है या तो परमानेंट है, कि उसके लाइफ टाइम तक उसको ट्रेकियोस्टोमी रखनी पड़ेगी, तो वो हुई परमानेंट वाली बात। और थर्ड टाइप है कि वो जो इंसिजन रखते हैं ट्रेकिया में, ओके, सो कौन से लेवल पे इंसिजन रखा है उसके लिए ये टाइप है। तो हाई हो जब, तो वो थायराइड का जो इस्थमस है बीच वाला पार्ट, तो उसके ऊपर को इंसिजन रखते हैं तो वो हाई ट्रेकियोस्टोमी हुई, और उसके बिलो इंसिजन रखते हैं तो वो हुई लो प्लेसमेंट ऑफ इंसिजन, ओके, लो ट्रेकियोस्टोमी। राइट साइड पे जो आपको पिक्चर है, तो जनरली हमें दो टाइप की ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब देखने को मिलती है। कई मेटल भी हो सकती है, और इधर जो दिखाया है वो है डिस्पोजेबल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि उसमें 3 पार्ट्स बताए, ठीक है, आउटर कैन्यूला है, फिर इनर कैन्यूला है, और लास्ट इज थर्ड पार्ट इज ऑब्चुरेटर, ओके। सो ऑब्चुरेटर वो गाइड की तरह काम करेगा जब उसको इंसर्ट करनी है। ये प्रोसीजर इज डन बाय मेनली डॉक्टर्स, जनरली सर्जन्स करते हैं, ठीक है। कई बार इमरजेंसी में करनी पड़े तो कभी कभी आईसीयू में भी प्रोसीजर हो जाता है, दैट विल डिपेंड कि पेशेंट का सिचुएशन क्या है, या तो फिर ओटी में ले जाके करते हैं, ठीक है। इधर जो बताई है मैंने ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, वो सिंपल वाली है, उसमें कोई भी कफ नहीं है, ओके। वो उसमें कफ भी रहता है, जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब में भी 2 तरीके का होता है, राइट, सो दैट यू कैन प्लेस एंड यू हैव टू इन्फ्लेट द कफ। तो ये बिना कफ की ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है, ठीक है। बेसिक 3 चीज हमें देखने को मिलेगी, आउटर कैन्यूला, इनर कैन्यूला और द ऑब्चुरेटर। मेटल में भी यही 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। मेटल वाली जो कैन्यूला है अभी काफी कम यूज करते हैं, मोस्टली दिस डिस्पोजेबल टाइप इज यूज्ड, ओके। अभी रूटीन केयर क्या होगी, जैसे क्लीनलीनेस में क्या करेंगे, तो उसका स्किन केयर क्या होगी, सक्शन कब करना है,
ये सब हम देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज क्लीनिंग पार्ट। ओके, सो क्लीनिंग करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, तो जो आउटर कैन्यूला है वो कभी भी रिमूव नहीं करनी है। तो जब पेशेंट घर जाता है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लेके, तो पेशेंट को भी हमें सिखाना पड़ता है और जो केयरटेकर है उसको भी बताना है कि आउटर ट्यूब जो है, जो हमने पिछली स्लाइड में पिक्चर में देखा, तो वो कभी भी निकालते नहीं है, वरना क्या होगा, पूरा जो स्टोमा है वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो वो करना नहीं है। जब भी क्लीनिंग करना है तो वो सिर्फ इनर ट्यूब है वही निकालनी होती है। ठीक है, और ऑब्चुरेटर का यूज तो कब करते हैं, जब उसको अंदर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का जब प्रोसीजर करते तो अंदर डालने के लिए होता है। ओके, सो ये जो इनर ट्यूब है वो ध्यान से निकाल के उसको साबुन और पानी से अच्छे से रनिंग वाटर के अंदर दो डालने की होती है। क्यों रनिंग वाटर? आइडियली क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी सिक्रीशन अंदर जमा हुआ है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसको क्या करना है, स्टरिलाइज करना है। तो बॉइलिंग वाटर में 10 मिनट्स तक उसको स्टरिलाइज करनी पड़ती है, तो वो अच्छे से स्टरिलाइज हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करना है, उसको निकाल के फिर से अंदर आपको पेशेंट के अंदर डालना है। सो खास ध्यान क्या रखेंगे कि आउटर ट्यूब इज नेवर टू बी रिमूव। ओके, और उसका जो नेक के पे बाहर जो पार्ट रहता है, ठीक है, तो उसको प्लेट्स कहते हैं, है ना। तो वो जो प्लेट्स है तो उसको कैसे साफ करेंगे, तो जो गॉस है वो हमने देखा था कि कैसे हम होममेड सलाइन बनाएंगे। ठीक है, तो वो सलाइन से अच्छे से साफ करना है। तो वो अच्छे से गॉस को डुबो के स्क्वीज करके फिर अच्छे से क्लीन करना है। और स्किन भी, आजू बाजू की जो स्किन है तो उसको भी अच्छे से नॉर्मल सलाइन से साफ करनी है। और ट्यूब के जो प्लेट्स है उसके नीचे गॉस पीस रखते हैं, है ना। क्यों रखते हैं? तो जिसकी वजह से वो थोड़ी जगह भी बनाएगा और कभी कभी सिक्रीशन हो तो वो भी सोक कर लेगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि ये गॉस पीस की वजह से उसको स्किन इरिटेशन बहुत रहता है, तो ऐसे हालत में वैसलीन गॉस भी यूज कर सकते हैं। कि सो स्किन को भी अच्छे से नॉर्मल सलाइन से क्लीन करके, तो बाद में हमें नया पैड जो रखना होता है वो रखना पड़ेगा। और जो फिर और क्या है, टाई होती है ना जिससे बांधते हैं, इधर आपको दिखाया है, देखो ये है तो गॉज है ना। तो वो गॉज को रखा, वो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है, दैट शुड नॉट बी वेरी टाइट। ओके, ये जो टाई बांधते हैं वो बहुत इतनी भी टाइट नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज 1 फिंगर स्पेस होनी चाहिए गले का जो स्किन है और ये जो प्लेट है उसके बीच में। फिर उसको टाई बांधनी रहती है। अभी टाई का भी क्या ध्यान रखना है कि टाई जब बांधते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत गंदी भी हो जाती है ना, बिकॉज ऑफ द नेक फोल्ड्स। ठीक है, तो वो उसको ध्यान रखना है कि इरिटेशन ना हो स्किन का, रेडनेस, और वो देखना है, फंगल इन्फेक्शन कभी कभी हो जाता है क्योंकि काफी कुछ पर्सपिरेशन भी रहता है वहां पे। ठीक है, तो वो हमें टाइम टू टाइम चेंज भी करनी पड़ती है। और जब चेंज करना हो तो कैसे ध्यान रखना है कि एक बाजू से आप टाई को बांधो, फिर वो जो पूरा जो थ्रेड है वो दूसरी बाजू लाके फिर बांधना होता है। पेशेंट जब अपने आप ये सफाई करता है तो उसको ऑलवेज बोलना है कि मिरर सामने रखे और सफाई करे। ठीक है, और जब पेशेंट का रिलेटिव साफ करता हो तो उसको भी बोलना है कि पेशेंट को बोलो कि एक उंगली रखे और फिर उसको बांधो, एकदम से टाइट नहीं करना है। कभी कभी सक्शन करने की जरूरत पड़ती है। कब सक्शन करना है? तो जब एकदम से कोपियस सिक्रीशन अंदर जमा हो गए, ठीक है, तो ऐसी हालत में हमें सक्शन करना पड़ता है। तो ये भी जब सक्शन करते हैं तो क्या ध्यान रखना है, जो अंदर सक्शन ट्यूब डालते हैं
of course suction procedure is a sterile procedure, right? So जब भी पेशेंट सक्शन ट्यूब यूज करता है तो हमें खास उसको बोलना है कि ये स्टेराइल ट्यूब होनी चाहिए, वरना क्या होगा, डायरेक्टली यू विल बी इंसर्टिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू द पेशेंट्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना? तो ये कभी भी होना चाहिए नहीं, और फिर पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते ही जाएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। और जो ट्यूब सक्शन ट्यूब है वो पूरे के पूरी अंदर नहीं डालनी है, ठीक है, थोड़ी सी डालनी है और फिर उसको विदिन 5 सेकंड्स वी हैव टू कंप्लीट द प्रोसीजर और वो निकालना है। तो ऑलवेज ये याद रखना है। जनरली सक्शनिंग इज डन इन द हॉस्पिटल सेटिंग्स, सो ये हमें ध्यान रखना है। कभी कभी घर पे पेशेंट होता है तो ये भी होता है कि सिक्रीशन वो जब खांसता है तो वो अंदर ट्यूब से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ऐसा हालत में क्या करना है कि वो सिक्रीशन निकला तो अभी वो सिक्रीशन की वजह से इनर जो ट्यूब है वो ब्लॉक ना हो जाए, उसका खास ध्यान रखना है। तो वो इमीडिएटली फिर निकाल के उसको साफ करके बॉईल करके फिर से अंदर डालना है। अभी जब ट्रेकिया में डायरेक्टली हम एयर जाने देते हैं, ठीक है, थ्रू ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, तो क्या रहेगा, तो एयर तो पूरी ड्राई होगी, ठीक है। वी आर ब्लॉकिंग द नेचुरल जो वे है जो कि हम नोज से लेते हैं और एयर जाती है ट्रेकिया में, ओके। सो तब तक क्या है, पूरी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर से एयर अंदर जाती है, तो उसकी वजह से अच्छे से ह्यूमिडिफिकेशन होता है। अभी जब डायरेक्ट ट्रेकिया में एयर जाती है तो उसका ह्यूमिडिफिकेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कई बार पेशेंट को ड्राई एयर की वजह से खांसी भी होती है, okay, और इट कैन कॉज अदर इरिटेशन ऑल्सो, देन इट विल ड्राई अप द ट्रेकिया, ओके। सो उसकी वजह से उसको बहुत दिक्कत होती है। तो ह्यूमिडिफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें जो स्टेराइल गॉज है उसको वेट करना है नॉर्मल सलाइन से या तो बॉइल वाटर से, और फिर उसको ये जो ओपनिंग है उसके ऊपर रखना है। इससे दूसरा फायदा ये भी होगा कि कोई भी फॉरेन बॉडी है वो डायरेक्ट ट्रेकिया में जाएगा नहीं, सो वो भी उसका दूसरा इम्पोर्टेंस है क्यों ये गॉज रखना है, ठीक है। सो दो पर्पस, फर्स्ट टू फिल्टर ऑल्सो एंड ह्यूमिडिफाई ऑल्सो। टाई का मैंने जैसे आपको बोला कि पेशेंट को ध्यान रखना है मिरर के सामने करे। पेशेंट कैन बी आस्क्ड टू यूज ब्लैक टाई ऑल्सो, ठीक है, जब वो क्योंकि जो जब भी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक टाई बांधी तो फिर वो भूल जाए, ठीक है, उसको भी चेंज करना पड़ेगा वरना फिर इन्फेक्शन होगा। अभी मेल पेशेंट है तो उसको तो शेविंग भी करना होगा, है ना। तो उस वक्त क्या करना है कि स्टोमा को कैरर को बोलना है कि स्टोमा को कवर करे, कि अच्छे से गॉज पीस से कवर करे और छोटा छोटा बाल अंदर न गिरे उसका खास ध्यान रखना है। तो ये खास एजुकेशन हमें उसको पॉइंट बोलना है। फिर अभी ट्रेकिया में ही होल है तो वो बोल नहीं पाएगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें उसको कैसे बोल सकते हैं तो वो सिखाना पड़ेगा। तो पेशेंट एक उंगली रख के वो डीप ब्रेथ लेना है, फिर ब्लॉक करना है और फिर उसको बोलना है। तो ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस के बाद थोड़ा बहुत बोल भी पाएगा, ठीक है। सो ऐसे उसको ट्रेन करना है। और अदरवाइज हाउ कैन यू डू, यू हैव टू डू एक्शन, या तो फिर उसको लिख के बताओ, है ना। तो ऐसे हम उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जब भी पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो बताना चाहता है तो कैसे बताएगा जब ट्रेकियोस्टोमी हो तो, ठीक है। तो उसके बारे में हमें भी थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, और हम आइदर क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे तो भी हो सकता है, उसको लिख के बताए तो भी हो सकता है, इलिटरेट हो तो साइन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, है ना, या तो फिर पिक्चर्स बता सकते हैं। ऐसे हम कम्युनिकेट करेंगे उनके साथ। अच्छा, तो ये हुई ट्रेकियोस्टोमी की केयर। दूसरी जो केयर हम देखने जा रहे हैं वो है कोलोस्टोमी। सो अभी व्हाट इज कोलोस्टोमी, तो इट इज सर्जिकली क्रिएटेड आर्टिफिशियल ओपनिंग इनटू द कॉलन थ्रू एब्डोमेन,
अभी क्यों करते हैं, तो जब भी पेशेंट के मोस्टली इंटेस्टाइन में जब ट्यूमर होती है और उसका सर्जरी किया होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि इंटेस्टाइन को थोड़ा टाइम देना पड़ता है हीलिंग के लिए, जो भी सूचर्स लिए है वो उसके लिए हीलिंग के लिए टाइम देना पड़ता है। तो वो दौरान पेशेंट को हमें टू ऑल्टरनेट रूट फाइंड आउट करना है कि जैसे वो स्टूल पास कर सके। ठीक है, सो मेनली ये पर्पस रहते हैं। तो टाइप्स क्या हो सकते हैं, अगेन इट कैन बी टेम्पररी और परमानेंट। तो इसमें टेम्पररी जब भी होता है तो क्यों करते हैं कि डाइवर्जन, जैसे मैंने बताया कि अभी कॉलन को रेस्ट देना है सर्जरी के बाद, तब तो करना पड़ता है। और फिर जब भी हीलिंग हो जाए तो वो फिर से रिकनेक्ट करते हैं, तो नेचुरल वे से वो स्टूल पास कर पाएंगे, तो वो हुआ टेम्पररी। दूसरा है तो परमानेंट। ओके, सो जब एनल में ही अगर ट्यूमर हो गया है और पूरा बंद ही करना पड़ता है, तो दैट विल बिकम परमानेंट कोलोस्टोमी। ठीक है, सो पूरी लाइफ टाइम जो भी वो जीने वाला है वो पूरे उसको दौरान ये स्टोमा रहेगा और हर बार पेशेंट का स्टूल वहीं से पास होगा। ठीक है, तो ये हुआ परमानेंट टाइप। और कौन सा हो सकता है, वो मेथड कि लूप कोलोस्टोमी है, तो यूजुअली इमरजेंसी केस में यूज करते हैं और जनरली वो टेम्पररी रहती है और स्टोमा जनरली लार्ज होता है। तो इसमें क्या करते हैं, तो जो पूरा इंटेस्टाइन का लूप है वो बॉवेल का वो बाहर निकालते और वो एब्डोमेन में फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस। Okay, and bowel is then sutured to abdomen and two openings are created, one to remove the stool and other for mucus. Okay, so इसमें जो proximal होगा उसमें से stool आएगा, distal में से mucus आएगा। ठीक है, फिर है end colostomy। ओके, अभी ये कौन सा टाइप है, तो डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ इंसिजन, कौन से साइट पे इंसिजन रखा है। तो जो ये एंड कोलोस्टोमी है, तो स्टोमा इज क्रिएटेड फ्रॉम वन एंड ऑफ द बॉवेल और अदर पोर्शन ऑफ बॉवेल इज आइदर रिमूव्ड और इट इज शट डाउन। ओके, सो ये स्पेशल प्रोसीजर है। तो ये दूसरा है डबल बैरल। तो bowel is severed and both the ends are brought out on the abdomen. Okay, so here also proximal stoma will be functioning. कौन सा प्रोसीजर करना है, that will be decided by the doctor and it will depend on many things. Mostly it will depend on पेशेंट को जो डिसीज है वो कैसा उसका नेचर है, कौन से टाइप का डिसीज है उसके ऊपर निर्भर करेगा। दूसरा है कि हमें एंड रिजल्ट कौन क्या चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर भी वेदर पेशेंट विल ट्रीटमेंट जो उसकी होती है, तो वो ट्रीटमेंट के बाद में पेशेंट कभी अच्छा होगा या तो हम फिर से उसको नेचुरल पाथ में स्टूल करवा पाएंगे, उसके ऊपर निर्धारित होगा। और ऑफ कोर्स फिजिशियंस प्रेफरेंस। सो बहुत ऐसे चीजें होती है जिसके ऊपर ये निर्भर करेगा कि टेम्पररी है कि परमानेंट है, क्या है। ओके, ये हमारे सब गोल्स हुए, या तो आप बोलो कि इंडिकेशंस हुए। ओके, सो फर्स्ट तो हमने ऑलरेडी देखा बॉवेल को रेस्ट देना है। दूसरा क्या हो सकता है, तो बहुत इन्फ्लेमेशन है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो पूरा बहुत ही बैक्टीरिया रहते हैं ना पूरे कॉलन में, तो उसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बहुत बढ़ जाता है, ये सब होता है, तो उसकी वजह से करना पड़ता है। मेनी टाइम्स माल न्यूट्रिशन करेक्ट करने के लिए भी ये हो सकता है। स्ट्रेस डिक्रीज करने के लिए हो सकता है, क्योंकि जो स्ट्रेस जीआई ट्रैक्ट पे है वो रिलीव करने के लिए हो सकता है। सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए पेशेंट को भी ये कर सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए भी हो सकता है। तो ये सब गोल्स है कि क्यों क्या कैसे करना है। और पेशेंट को हमें ये खास कोलोस्टोमी में है कि पेशेंट हैज टू एक्सेप्ट, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट कि जो नेचुरल वे से स्टूल पास होता है वो नहीं होता है, तो बहुत ही
प्रॉब्लम्स पेशेंट को साइकोलॉजिकली भी आएंगे, तो पेशेंट को एक्सेप्ट करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि शुरू में इमीडिएट पोस्ट ऑप केयर में तो आइदर केयर टेकर होगा या तो फिर हॉस्पिटल में पेशेंट है तो नर्सिस होगी, ये सब केयर कर लेते हैं, है ना। तो पेशेंट खुद से केयर करने लगे, ये जब तभी होगा जबकि वो अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट करेगा। और लंबे टाइम तक जब भी प्रॉब्लम हो, परमानेंट कोलोस्टोमी है, तो हर बार केयर टेकर विल नॉट बी अवेलेबल टू टेक केयर ऑफ द कोलोस्टोमी, ठीक है। तो ये हमें पेशेंट को भी समझाना है कि वो खुद की सफाई खुद रखे, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। टाइप्स ऑफ स्टूल एट डिफरेंट साइड्स है, ये हमने जो इंसिजन साइड देखे, तो जो भी जैसे कि एसेंडिंग कॉलन में इंसिजन रखा है, कोलोस्टोमी है, ठीक है। तो एसेंडिंग कॉलन है तो नेचुरली वहां पे स्टूल कैसा आएगा, लिक्विड होगा, क्योंकि अभी काफी सारा जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करने का बाकी है ना। तो उसकी वजह से वो जो स्टूल का टाइप होगा वो ऑलवेज लिक्विड आएगा। ट्रांसवर्स जब होता है तो दैट इज जनरली मशी, ओके, नॉट वेरी फॉर्म्ड स्टूल, तो ऐसा सेमी सॉलिड से थोड़ा लिक्विड टाइप का आएगा। और डिसेंडिंग जब होगा तो काफी कुछ उसका एब्जॉर्ब हो गया है पानी, है ना, तो उसकी वजह से वो जो टाइप ऑफ स्टूल होगा तो सेमी सॉलिड होगा। ये हमें क्यों जानने की जरूरत है कि हमें भी पता चले और हम पेशेंट को भी बता पाए, रिलेटिव्स को भी बता पाए कि ऐसा स्टूल आए तो ये नॉर्मल है, उसको वरी नहीं करना है, ठीक है। जैसे ये एंड ऑफ द कॉलन है, डिसेंडिंग कॉलन में से एकदम से लिक्विड आए तो दैट विल बी एबनॉर्मल, है ना। तो पेशेंट को हमें पता चलना चाहिए कि पेशेंट को डायरिया हो गया है और आगे क्या करें, है। तो उसकी वजह से हमें खास पेशेंट को ये टीच करना है। ये ऐसा हमें स्टोमा दिखेगा कि ये नॉर्मल स्टोमा ऐसा रहता है। ये जो है वो अलग अलग टाइप की बैग्स जो आती है, ये डिस्पोजेबल बैग्स बताइए। तो ये हमें जो सर्कल है वो स्टोमा के साइज से उतना काटना है और फिर उसको चिपकाना, ये पूरा स्टिकर रहता है, ठीक है। तो वो जब भी काटे तो उसको ध्यान रखना है कि दैट शुड नॉट बी एनी जिगजैग, है ना, वरना जिगजैग होगा तो क्या होगा, वो स्किन को इरिटेशन ही करता रहेगा और उसकी वजह से जो पेरिस्टोमल एरिया है, स्किन है, तो उसके ऊपर बहुत इरिटेशन होगा पेशेंट को, ठीक है। तो ये ना हो, उसके लिए उसको बोलना है कि दैट शुड बी परफेक्टली राउंड। और कैसे उसको मापना है, तो उसके लिए भी एक फॉर्म आता है, तो वो उसको देखना है कि ऐसा सर्कल करना है और फिर वो जो मेजरमेंट है वो इसके ऊपर रख के फिर उसको काटना रहता होता है। कई बार एक आदी हो जाए पेशेंट कि उसके साथ स्टोमा के साथ रहने के लिए वो आदी हो जाए तो उसको अपने आप ही पता चलेगा कि कैसे वो फिर मापने की जरूरत नहीं रहती है। और ये क्लिप है जी। सो ये जो एंड है जहां से स्टूल बाहर निकलता है तो उसको फोल्ड करके फिर क्लिप लगानी होती है। ये दो टाइप्स के होते हैं। दूसरा टाइप्स कैसा होता है, क्लिप वाला है, 2 पीस सिस्टम आता है। तो ये जो स्टिकर है वो पूरा सिस्टम अलग रहता है, ओके। सो वो एक बार चिपक जाए और उसमें होल होगा और दूसरा होल ये बैग में होगा, तो वो दोनों अच्छे से फिक्स होने चाहिए। तो जब फिक्स करते वक्त क्या रहेगा, तो एक क्लिक साउंड आएगा, तो उसको समझना है कि ये अच्छे से फिक्स हो गया है। अगर वो अच्छे से फिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, जब अंदर स्टूल भरा जाएगा तो ये स्टूल की वेट की वजह से पूरा बैग निकल जाएगा, ना। तो ये ना हो, ऐसा ध्यान रखना है। दूसरा नॉन डिस्पोजेबल भी आती है, तो वो उसमें भी 2 पीस उसको रखने पड़ते हैं, तो बारी बारी से वो धो के रीयूज कर सकता है। ऐसे 2 टाइप के बैग्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। डिस्पोजेबल कई बार कॉस्टली रहता है, तो उसकी वजह से कई पेशेंट्स ये यूज नहीं कर पाते, सो उनमें हम परमानेंट वाला यूज करते हैं, जो कि रीयूज करने वाला यूज करते हैं।
इमीडिएट पोस्ट ऑफ केयर देखो तो क्या करना है कि पेशेंट जब हमारे पास है हॉस्पिटल में तो उसका मॉनिटर करना है, जैसे सब वाइटल साइंस है वो मॉनिटर करना है, कुछ ब्लीडिंग होता है कि नहीं वो देखना है। उसका मेनी टाइम्स पेशेंट जब एनेस्थेशिया से बाहर नहीं आया तो उसका जो ब्रीदिंग होता है तो दैट टेंड्स टू बी शैलो। सो और कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट ब्रीथ करने से डरता है क्योंकि उसको ऐसा लगेगा वो मेरी बैग वो निकल जाएगी, नहीं, और पेन भी होता होगा इंसिजन साइड पे, तो उसकी वजह से वो शैलो ब्रीथ करने लगता है। तो हमें देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ है और फिर उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है। और क्या केयर देना है इमीडिएट में, तो पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड हाउ टू सपोर्ट द ऑपरेटिव साइट, स्पेशली जब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा रहे हैं या तो कफिंग एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो उसको कैसे सपोर्ट करना है ऑपरेटिव साइट को, ये हमें सिखाना है पेशेंट को। मेडिकेशन जो पेन के लिए देते हैं वो रेगुलरली मिले वो ध्यान रखना है। इनटेक एंड आउटपुट हमें प्रॉपरली मेजर करना है, तो ऐसा ना हो कि पेशेंट हमेशा लिक्विड स्टूल पास करता रहे, डायरिया हो जाए और फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए। तो हमें ये भी देखना है अच्छे से वो पानी पी रहा है, लिक्विड्स ले रहा है, डाइट ले रहा है, ये सब हमें देखना पड़ेगा। और ऑपरेटिव साइट को क्या ध्यान रखेंगे, उसके कलर और अमाउंट, कभी वुंड ड्रेनेज है तो वो आ रहा है कि क्या है ये हमें देखना पड़ेगा। वो पेरिस्टोमल स्किन है उसकी भी केयर अच्छे से करनी पड़ेगी, वो लीकिंग ना हो स्टूल का ये ध्यान रखना है, वरना फिर एक्सकोरिएशन होगा। पेशेंट को हर बार वो पेशेंट के नाखून है वो भी अच्छे से काट के रखना है, तो क्या होगा वो को बोल के रखना, क्योंकि आखिर में क्या होता है कि वो जो गम होता है उसकी वजह से भी कई बार पेशेंट को स्किन पे एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं और पेशेंट को जैसे स्क्रैचिंग होता है ऐसा लगता है तो वो स्क्रैच करने लगेगा। तो ये सब हमें उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है और करता है तो हमें उसको इंस्ट्रक्शंस भी अच्छे से देनी है। सपोज नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा दी है ना, तो सक्शन कैसा करना है, वो इंटरमिटेंट है या कंटिन्यूअस है क्या है, ये हमें देखना है। जब तक कि रेगुलर बॉवेल एक्शन एस्टेब्लिश ना हो तब तक हमें खास ध्यान रखना है। कभी कभी पैरालिटिक इलियस हो गया है और एकदम से बॉवेल उसका हमें स्टमक जैसे भर गया ऐसा हमें दिखेगा, तो वी हैव टू ऑब्जर्व पेशेंट नाइसली एंड डू अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑल द कलेक्टेड secretions and all should be removed with the help of NG tubes from the stomach. फिर फ्लूइड्स इलेक्ट्रोलाइट मेनी टाइम्स आईवी भी चल रहा होगा तो उसका हमें ध्यान रखना है। जैसे जैसे उसका बावेल नॉर्मलाइज होने लगेगा, साउंड आने लगेगा, तब उसको धीरे धीरे हम ग्रेजुअली डाइट देने लगेंगे। तो वो डाइट कैसे मिलता है, एनजी फीड्स है या तो ओरल है क्या है, तो उसका हमें अकॉर्डिंगली ध्यान रखना है। और कौन से डाइट वो लेगा और कौन सा नहीं लेगा, तो हमें ध्यान रखना है कि गैसियस फॉर्मिंग डाइट हो, जैसे कैबेज हो, फिर कई बार ऐसा होता है कि अनियन हो या तो फिर लहसुन हो, तो उसकी वजह से काफी पंजेंट स्मेल आती है ना, तो ऐसा अवॉइड करे ऐसे फूड आइटम्स, ये हमें ध्यान से उसको बोलना है। Patient is generally out of the bed approximately within 8 to 24 hours. So patient जितना भी जल्दी हो सके एम्बुलेट हो, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा ऐसा दिखेगा पेशेंट का, और ये आप देख सकते हो कि कैसे इंसिजन है, देखिए, और ये कोलोस्टोमी बैग लगाई है वो हम इधर देख सकते हैं। जनरल नर्सिंग मैनेजमेंट हम देखते हैं, तो इनटेक आउटपुट चार्ट हमें रिकॉर्ड करना है। जब पेशेंट उसके साथ घर पे जाता है तो उसको भी बोलना है कि डायरिया किसको बोलेंगे और उसको क्या ध्यान रखना है, कितना खाना है ना, ये सब। क्योंकि अभी क्या है, नेचुरल वे में जब पेशेंट स्टूल पास करता है तो ही कैन होल्ड, बट हियर देयर वोंट बी एनी कंट्रोल ओवर द स्टूल। ओके, सो जितनी भी बार वो खाएगा उतनी बार उसको स्टूल आएगा। ठीक है, तो पेशेंट को भी
खराब भी लगेगा और एम्बैरेसिंग लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, नहीं तो हमें पेशेंट को पहले से बोलना है कि ये नॉर्मल है। नंबर ऑफ स्टूल कितनी बार होता है उसको ये भी ध्यान रखना है। एनकरेज पेशेंट टू टॉक अबाउट सेल्फ केयर स्ट्रेटेजीज, वो जो भी उसको दिक्कत आती है, कैसा फील करता है कोलोस्टोमी के साथ, तो वो हमें उस पेशेंट की फीलिंग, इधर भी हमें पूरा चारों जो हमारे टोटल पेन के एरिया है, फिजिकल प्रॉब्लम्स क्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या है, सोशल क्या है और स्पिरिचुअली क्या बिलीव करता है, ये चारों चीज हमें इधर कोलोस्टोमी की जब केयर हो तब भी हमें पेशेंट का असेसमेंट करना है और जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने का हमें अच्छा, तो ये ध्यान रखना है। प्रोसीजर्स जो भी करे उसको, जैसे सफाई करनी है तो वो कैसे करनी है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को बहुत ही कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो कभी कभी एनिमा भी देना पड़ता है, तो कैसे करना है ये सब हमें समझाना पड़ता है। या तो फिर आप अपने सेटिंग में, पैलिएटिव केयर सेटिंग में बुला के कर सकते हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और जो भी हो वो हमें असेसमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा, है ना, तो ये खास ध्यान रखना है। पेशेंट, कई बार ऐसा होता है कि हम कितनी भी ट्रीटमेंट कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन पेशेंट स्मोकिंग छोड़ता ही नहीं है, ठीक है, तो फिर हम डिजायर्ड रिजल्ट अच्छे से नहीं पाते हैं और पेशेंट को ऐसा लगता है कि हम कुछ करते नहीं है। तो slowly you have to talk with the patient and caretakers also whether patient is still continuing doing smoking or not. अल्कोहलिक भी कई लोग ऐसे होता है कि वो चालू ही रखेंगे और छोड़ेंगे नहीं, तो हमें ये सब पता करना रहेगा। साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ कोर्स और रेस्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। न्यूट्रिशनल थेरापी में हम क्या ध्यान रखेंगे पोस्ट ऑपरेटिवली, तो कई बार पेशेंट को पैरेंट्रल न्यूट्रिशन जाता है ना, तो उसमें क्या ध्यान रखना है। जब भी पैरेंट्रल, सो दैट कैन बी आईवी आल्सो, मेनी टाइम्स वो बैक के थ्रू भी जाता है फीडिंग, है ना, तो कौन सी मेथड से पेशेंट को न्यूट्रिशन मिलता है तो उसका हमें पूरा ध्यान होना चाहिए। और अगर वही सिस्टम पेशेंट को घर जाके भी चालू रखनी है तो हमें एडिक्वेटली वी हैव टू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट। रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी वेरी एसेंशियल, तो हमें पेशेंट का कई बार साइंस एंड सिम्टम्स में तो पता चलेगा और फिर कई बार हमें पेशेंट का ब्लड टेस्ट भी करना पड़ेगा। डाइट जो भी लेता है स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट ले और उसमें वो सफिशिएंट, क्योंकि मेनली पेशेंट का डिसीज का भी प्रॉब्लम है ना, तो पेशेंट अच्छे से प्रोटीन अच्छे से ले रहा है कि नहीं, कैलोरी अच्छे से ले रहा है कि नहीं, वरना उसका जो खुराक का जो अमाउंट है तो वो बहुत कम कर देगा तो उसको कैलोरी भी नहीं मिलेगी और पेशेंट विल बिकम मालनरिश। तो हमें ये खास ध्यान रखना है कि इनफ न्यूट्रिएंट्स पेशेंट को मिलते हैं कि नहीं, किसी भी न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी हो जाए ऐसा ना हो, वो भी ध्यान रखना है। कई चीज जैसे हमने आगे देखा गैस फॉर्मिंग चीज है या तो माल ऑर्डर जो भी प्रोड्यूस करते हैं तो ऐसा चीज न ले। कई बार स्पाइसी फूड्स ले लेते हैं तो क्या होगा, फिर इरिटेशन रहेगा, है ना, स्किन में, तो वो भी हमें पेशेंट को बोलना है। आयरन पेशेंट का कैसा है, हीमोग्लोबिन कैसा है, ये टाइम टू टाइम हमें एग्जामिन करना है और जरूरत पड़े सप्लीमेंटल आयरन देना है। अभी पाउच की केयर कैसे करें, तो उसको कब बदलना है ना, तो आइडियली 1/3 फुल हो तब उसको बदलना रहता है। कैसी पोजीशन में वो बदले, तो वो पेशेंट को कैसा कंफर्टेबल रहेगा उसके ऊपर है। कई पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में बदलना चाहते हैं या कई पेशेंट टॉयलेट सीट पे बैठ के बदलना चाहते हैं, सो दैट विल डिपेंड ऑन पेशेंट्स कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है, स्टैंडिंग है या तो सिटिंग है टॉयलेट में, तो ये हमें देखना है। जो भी स्किन है जब हम उसको स्टिकर चिपकाते हैं, है ना, सो स्किन शुड बी रिंकल फ्री, ओके, सो वो स्किन जो पेरिस्टोमल स्किन है उसको स्लाइटली आपको एक्सटेंड करके, है ना, स्ट्रेच करके फिर उसको पाउच लगाना है, तभी वो अच्छे से चिपकेगा
वरना रिंगल स्किन पे होगा तो क्या होगा, वो अच्छे से चिपकेगा नहीं, वो निकल जाएगा और फिर स्टूल लीक होगा और वो पेरिस्टोमल स्किन को भी इरिटेट करेगा। तो ये खास ध्यान रखना है। और स्किन ब्रेकेज होने का भी चांसेस रहेंगे। ओके, कई बार ऐसा होता है कि स्टोमल साइड पे हेयर ग्रो करते हैं। ओके, सो नेचुरल हेयर होते तो उसको छोटी सी सीजर से ट्रिम करे, ये ध्यान रखना है कि उसको लग ना जाए। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक रेजर भी उसके लिए यूज करते हैं, कभी कभी सेफ्टी रेजर यूज कर लिया, लेकिन पेशेंट को खास ध्यान रखना है कि लग ना जाए। ऑलवेज हैव मिरर नियर बाय। ओके, सो पेशेंट मिरर में देख के वो अच्छे से चिपका भी सकेगा और अच्छे से सफाई खुद की कर सकेगा। वो मुड़ के देखने का बहुत, इट विल डिपेंड ऑन द ऑफ कोर्स ऑन द साइट ऑफ स्टोमा, बट इफ मिरर इज इन फ्रंट देन वो अच्छे से क्लीन कर पाएगा। व्हेन टू अप्लाई अ न्यू पाउच, ऑलवेज राइट द डेट ओवर इट, ओके, ऑन द एडेसिव टेप। सो हर उसको चेंज कब करना है वो भी उसको पता चलेगा। ये जनरल ऐसा दिखेगा स्टोमा जो है। ओके, ये रियल पिक्चर है, आप देख सकते हो। तो बेस्ट टाइम क्या है, तो वो मॉर्निंग रहता है। वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, पेशेंट को यू हैव टू आस्क कि बिफोर सर्जरी पेशेंट का कौन सा नॉर्मल टाइम था स्टूल पास करने का, है ना। तो वही टाइम पे इरिगेशन में भी वही आएगा, हम देखेंगे इरिगेशन में आएगा तब भी, तो वो आइडल टाइम रहेगा। ओके, सो जनरली जैसे हमने पहले देखा, जब भी वो खाएगा तो उसका थोड़ा बहुत तो स्टूल अंदर आएगा। Stoma can function anytime, so that's what I meant. Okay, ये 2 पीस सिस्टम है, इधर आप देख सकते हो। ठीक है, और ये जो अंदर फिक्स होगा इसमें, है ना, तो ये क्लिक साउंड देगा, तो ये 1 पीस सिस्टम है। 1/3 पाउच भर जाए तब क्लीन करना है। फिर ध्यान भी रखना है कि चाहे उसमें कभी ऐसा भी होता है जो स्टोमा बनता है तो यूरिन भी अंदर आए, ऐसा भी सर्जरी हो सकती है। ठीक है, तो देखना पड़ता है कि कौन सा वाला पेशेंट को स्टोमा है। हाँ? और फिर अंदर गैस न भर गया हो, क्योंकि वो गैस भरेगा तो नेचुरली वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और बलून टाइप अपीयर होगा और वो निकल जाएगा वेट से, तो ऐसा ना हो, वो भी ध्यान रखना है। व्हेन एम्प्टी पाउच, पेशेंट को ये भी बोलना है कि जो जब एम्प्टी कर रहा है, ठीक है, तो कई बार टॉयलेट में स्टूल डाले तो एकदम से स्प्लैश होता है पानी, है ना, तो वो ना हो उसके लिए वो टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर थोड़े अंदर पानी में डाल के रखे और फिर पाउच अंदर एम्प्टी करे, तो वो पूरा पानी बाहर नहीं उछलेगा। ठीक है, और पेशेंट कैसे खड़ा रहना चाहेगा, पेशेंट बैठना चाहता है कैसे बैठेगा, ये वेस्टर्न टॉयलेट में पेशेंट को वेदर साइड लाइंग है कि उल्टा बैठना है, सीधा बैठना है, ये दैट विल डिपेंड ऑन पेशेंट्स चॉइस। पाउच एम्प्टी होने के बाद उसको अच्छे से रिंस करना है। ठीक है, और फिर उसको ड्राई करना है। वो सनलाइट में ड्राई नहीं करते, जनरली इट इज ड्राइड इनसाइड। ओके, सो उसके लिए पेशेंट को अल्टरनेटिव पाउच यूज करना पड़ेगा, तो ऑलवेज पेशेंट शुड हैव 2 पाउच। सो रिंसिंग सॉल्यूशन भी आता है, तो वो भी उससे भी अच्छे से साफ कर सकते हैं। इनसाइड पाउच में वो स्टिक ना हो जाए स्टूल, उसके लिए नॉन स्टिक कुछ ऑयल हो, कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं, पाम ऑयल लगा सकते हैं। फिर कई बार उसमें चारकोल भी रख सकते हैं कि जिससे वो ऑर्डर नहीं आए, तो ये यूज कर सकते हैं। सो रिड्यूसिंग ऑर्डर के लिए डाइट में हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर रिंस पाउच 1 to 2 times डेली आफ्टर एम्प्टिंग इट। चारकोल और डिओडोरेंट यूज कर सकते हैं। एयर के लिए एयर डिओडोराइजर भी यूज कर सकते हैं बाथरूम में, या तो फिर कपूर या ऐसा कुछ यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कई बार एस्पिरिन डाल देते हैं, ठीक है, लेकिन एस्पिरिन से ये ऑर्डर तो प्रिवेंट होगी, लेकिन क्या होगा उसकी वजह से स्किन पे बहुत रैशेस हो जाएंगे, इट विल इरिटेट अ लॉट, सो दैट शुड नॉट बी यूज्ड। ऑलवेज
पेशेंट को ये बोलना है। ठीक, अभी हम इरिगेशन के बारे में देखेंगे कि इरिगेशन कैसे करते हैं। ठीक, सो ये इरिगेशन का पूरा बैग दिखाया है, ये कैन है, ये कनेक्टिंग ट्यूब है और इधर कोन रहेगा। ठीक है, सो पेशेंट को जो उसकी टॉयलेट सीट पे बैठ के जब उसने अभी निकाल दिया है अपना जो कोलोस्टोमी बैग थी वो, उसके बाद ये इरिगेशन वाली बैग है तो उसको चिपकानी रहती है। इसके आसपास बेल्ट भी रहता है। ठीक है, सो बेल्ट से वो बांध दे तो वो अच्छे से सपोर्ट कर पाएगा। ठीक है, और फिर ये जो कोन है उसके ऊपर लुब्रिकेंट लगा के फिर उसको स्लाइटली अंदर पुश करना है स्टोमा में। इट शुड नॉट बी वेरी हार्श। ठीक है, तो पूरा कैन उसके लिए तैयार करना है। तो कैन इरिगेशन के लिए जनरली नॉर्मल वाटर यूज करते हैं या तो नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं। ठीक है, इट शुड द फ्लूइड शुड नॉट बी वेरी कोल्ड, इट शुड नॉट बी वेरी हॉट आल्सो, अदरवाइज इट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि स्पाजम्स होगा, इरिटेशन होगा, डायरिया हो जाएगा पेशेंट को, तो ये ध्यान रखना है। ये जैसे हम आईवी सेट में रेगुलेटर होता है ऐसा ही रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी जो सिस्टम है उसमें सॉल्यूशन आ जाना चाहिए बिफोर कि कौन अंदर इंट्रोड्यूस करें, वरना एयर अंदर जाएगी तो गैस प्रोड्यूस होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। कि और फिर धीरे धीरे रेगुलेट करना है। सो इट विल टेक अराउंड 15 मिनट्स और सो, ओके, और फिर अंदर रहेगा पूरा सॉल्यूशन, फिर पूरा बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये बैग एक बार खत्म हो गया सॉल्यूशन तो कोन निकाल देंगे और फिर उसको अच्छे से क्लीन करके, क्योंकि ये बार बार यूज करना है। ठीक है, तो अच्छे से क्लीन करना भी जरूरी है। तो ये अच्छे से पानी और साबुन से क्लीन करके फिर उसको बाथरूम में हैंग कर देंगे। और ये जो हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 1.5 to 2 फीट हाइट होनी चाहिए। तो उसके लिए टॉयलेट में ही एक हैंगर जैसा लगा दे, तो जिसमें वो इरिगेशन कैन है या तो बैग है वो उधर हैंग कर सके। अभी पर्पसेस क्या है इरिगेशन के? ठीक है, तो जनरली इरिगेशन क्यों करते हैं, तो रेगुलर बॉवेल हैबिट डेवलप करने के लिए ये करने होता है। और कई बार वो जो पूरा इंटेस्टाइन है उसमें गैस हो गया है या तो फिर अनअवॉइडेबल सब्सटेंस है कि उसको इरिटेशन वाला खा लिया है कुछ, ऐसा हो तो वो भी निकल जाता है। म्यूकस जो हो वो निकल जा सकता है ना। तो ये सब उसके पर्पसेस है। एक्सकोरिएशन ना हो स्टूल, क्योंकि वो अगर वो आता ही जाएगा तो ये क्या होगा, उससे पूरा स्किन आजू बाजू का है वो एक्सकोरिएट हो जाएगा इरिटेशन की वजह से। तो ये ना हो, ये भी रहता है। एक बार अच्छे से इरिगेट हो गया तो फिर वो बार बार स्टूल आने का प्रॉब्लम भी बंद हो सकता है। दिन में एक बार वो अच्छे से पूरा स्टूल निकल जाएगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। इरिटेंट फूड जो है, अनडाइजेस्टेड फूड है वो निकल सकता है। तो हमें पेशेंट और रिलेटिव्स को बोलना है कि कैसे करना है। अब कब चालू करना है, तो आइडियली सर्जरी या तो फिर कीमोथेरापी, रेडिएशन थेरापी जो चलता हो उसके 3 महीने के बाद जनरली पेशेंट को इरिगेशन स्टार्ट करना रहता है। पेशेंट को बोलना है कि डायरिया है तो इरिगेट नहीं करना है। इलियोस्टोमी में कभी भी इरिगेशन नहीं होता है, तो उसको खास ध्यान रख के बोलना है। फनल जो मैंने जैसे आपको बोला अच्छे से लुब्रिकेट करना है, ये ध्यान रखता है। कितना यूज करोगे, तो 1 to 1.5 लीटर ऑफ वाटर और जो भी सॉल्यूशन हम यूज करते हैं वो यूज करना है। कई बार अगर पेशेंट को एनिमा देने की जरूरत पड़े तो उसके लिए सोप वाटर यूज कर सकते हैं। मोर देन वंस यूज नहीं करते, इरिगेशन नहीं करते, ये हमें ध्यान देना है, पेशेंट को भी बोलना है। फ्लूइड रन करने के लिए हमें क्लैंप यूज करना है, वो आपको मैंने बोला कि रिटर्न फ्लो के लिए पेशेंट को वेट करना है। 15 मिनट वो तो उसको पूरा टाइम देने की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखना है। और ये हैबिट फॉर्मेशन है और पेशेंट को
मोस्टली पेशेंट्स फर्स्ट 21 डेज में हैबिट फॉर्म होगी और जो भी बाद में वो पूरा लाइफ टाइम वो चालू रखना है। लेकिन मोस्ट ऑफ हमारे यहाँ पेशेंट कोई भी इरिगेशन नहीं यूज करता, तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है। लेकिन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द बॉवेल हैबिट्स एंड ऑल। तो ये हमें ध्यान देना है। हम जब हमारे पास पेशेंट जब भी आए ओपीडी में फॉलोअप के लिए, तब हमें पूछना है। नर्सिंग मैनेजमेंट, कई कॉमन प्रॉब्लम्स रहते हैं पेशेंट को कोलोस्टोमी की हो तो जैसे कि डायरिया हो गया तो क्या करे, तो स्टूल कैसा आता है, कितनी बार होता है, उसका डाइट का टाइप क्या है ना। पेशेंट अगर लिक्विड ही डाइट लेता रहेगा तो नेचुरली स्टूल भी लिक्विड ही आएगा। तो ये हमें ध्यान से उसकी हिस्ट्री लेनी है, असेसमेंट करना है। स्ट्रेस है कि नहीं, ये स्ट्रेस की वजह से भी क्या रहता है, लूज मोशन होने की आवश्यक होता है, ऐसा हम देखते। तो ये हमें पेशेंट में भी ध्यान से असेस करना है। फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल फीडिंग पेशेंट को दो तो ये प्रॉब्लम कम कर सकते हैं। पेशेंट अगर लो फाइबर डाइट ले रहा है, वेरी हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है, तो भी पेशेंट को हो सकता है। और जब वो घर पे रह के वो रिजॉल्व नहीं होता है तो थोड़े दिन पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके वो हम सब उसकी जो आदत, अगर उसको सुधारने की जरूरत है, कुछ उसको खास टीचिंग देने की जरूरत है, तो उसको हॉस्पिटलाइज करके हम ध्यान से कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो गया तो क्या करेंगे, तो उसको लैक्सेटिव देना पड़ता है। एनीमा बहुत कम सिचुएशन में देखा है, लेकिन हो सकता है सपोजिटरी भी रख के भी ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर ब्लीडिंग हो गया है, स्पेशली क्लीनिंग करते वक्त, तो उसको बहुत हार्शली क्लीन नहीं करना है, रगड़ रगड़ के साफ नहीं करना है, ये खास बोलना है, क्योंकि दैट स्किन इज वेरी सॉफ्ट और वेरी डेलिकेट है ना। तो उसको खास ध्यान रखना है कि एकदम पेट करके ही साफ करे और पेट ड्राई ही करे। लोकल प्रेशर, अगर थोड़ा ब्लीडिंग हो गया तो लोकल प्रेशर करे 10 मिनट्स तक। अभी कुछ भी नहीं है तो उसको हॉस्पिटल में आने का भी आप बोल सकते हो। कभी कभी सुक्रालफेट पाउडर भी लगा सकते हैं, तो उससे भी ब्लीडिंग कंट्रोल होगा। प्रोलेप्स हो गया, सो अभी कितना इंटेस्टाइन बाहर है, कितना अंदर घुस गया, या तो हर्निया हो गया, क्या हो गया, तो ये हमें उसका स्टोमा का ऑलवेज ऑब्जर्व करना है। और पेशेंट को भी बोलना है कि अगर घर पे ऐसा हो गया तो वो उसको अच्छे से स्टेराइल कवर करके फिर हॉस्पिटल में आए। तो प्रोलेप्स हो गया है 1.5 सेंटीमीटर ऑफ स्टोमा आउटसाइड द स्किन, देन इट इज एक्सेप्टेबल, नॉट टू वरी। 3.5 सेंटीमीटर स्टोमा आउटसाइड है तो इन केस ऑफ इलियोस्टोमी इट इज एक्सेप्टेबल। बट मोर देन 5 सेंटीमीटर, इतना लंबा पूरा इंटेस्टाइन बाहर आ गया है, ठीक है, तो उसको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी, तो उसको बुलाना ही पड़ेगा। हर्निया हो जाता है कभी कभी, इफ देयर इज नो इंटरफियरेंस विद बाउल मूवमेंट, अच्छे से वो कर सकता है तो उसको इंटरवेंशन की जरूरत नहीं रहती, लेकिन अदरवाइज सर्जिकल इंटरवेंशन फिर से करना पड़ता है। स्किन केयर के लिए क्या करना है, डेली क्लीनिंग तो उसको करना है, माइल्ड सोप यूज करना है, वाटर से अच्छे से साफ करना है ना। और जो पेट ड्राइंग करना है तो उसके लिए सॉफ्ट टॉवेल यूज करे या तो फिर गॉस पीस यूज करे, लेकिन पेट ड्राइंग। स्किन इरोजन प्रेजेंट है तो फिर उसको कराया पाउडर यूज कर सकते हैं, उसकी पेस्ट लगानी होती है, एग व्हाइट के साथ जनरली मिक्स करके उसको लगाते हैं, तो उसकी वजह से वो जो हमारी बैग है वो भी अच्छे से चिपकने में भी हेल्प होती है, और जो स्किन एक्सकोरिएशन इरोजन है वो सब दूर होता है। जिंक ऑक्साइड पेस्ट भी लगा सकते हैं तो वो भी अच्छा रहता है। और करेक्ट साइज की बैग यूज करे, और जो वो ओपनिंग करता है वो प्रॉपरली करे, वो बहुत नैरो ना हो, एकदम से स्टोमक को एकदम से छू के ना जाता हो, क्योंकि वो अदरवाइज अंदर जाने में प्रॉब्लम करेगा और इरिटेशन करेगा, ब्लीडिंग करेगा।
ओके, सो वो हमें देखना है। सेक्सुअल लाइफ में काउंसलिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, स्पाउस को भी काउंसलिंग करना है, सपोर्ट देना है, एनकरेज उसको करे, खुद की केयर खुद करे तो वो अच्छे से कर पाएगा। प्रेशर स्टोमा पे न आए वो खास ध्यान रखना है, तो वो बोलना है। ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज करे तो वो उससे उनकी लाइफ बनी रहती है। गेम्स, अभी यंग पर्सन है और उसको गेम्स खेलनी है, तो ऐसी गेम्स ना खेले कि जिससे वो उसको एक दूसरे, जैसे फुटबॉल है ना, तो एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, तो ऐसी गेम्स ना खेले, उसको खास ध्यान रखना है। तो जनरली आउटडोर गेम्स ऐसी जो भी होती है जिसमें धक्का लग जाए तो ये नहीं करे। क्लोथिंग, तो कैसा क्लोथ्स पहने, तो एडवाइस टू वेयर लूज क्लोथ्स। द बैग शुड नॉट बी प्रेशराइज्ड, कि बैग को बाहर रखना है, पैंट पहने कि ये पहने, तो उसके लिए सपोर्टिंग के लिए बेल्ट होता है, तो वो बेल्ट पहने तो उससे उसकी बैग वो अच्छे से सपोर्ट भी रहेगा। ट्रैवलिंग जब भी करना है तो वो ट्रैवलिंग में ध्यान क्या रखना है कि फिर से बैग के ऊपर या तो स्टोमा के ऊपर प्रेशर ना आ जाए, धक्का ना लग जाए। तो ऐसे वक्त में क्या करना है, तो पर्स रखे या तो उनकी हैंडबैग है वो स्टोमा के आगे रखे और फिर ट्रेन में, बस में वो ट्रैवल कर सकते हैं। एंजाइटी रिडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो वर्बलाइज पेशेंट अपनी फीलिंग्स को करे, वो उसको खास हमें ध्यान देना है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे, उसकी जो कंडीशन है उसके लिए, ओके, ट्रीटमेंट जो चल रही है उसके लिए, वो फॉल्स उसको कुछ भी एश्योरेंस नहीं देना है। ये तो उससे एंजाइटी काफी कम हम कर सकते हैं। उसकी सेफ्टी अच्छी प्रमोट कर सके, फियर उसका रिड्यूस करे, तो वो उसका हमारे में भी कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और फिर हमें पेशेंट अच्छे से बताएगा भी सही। कोपिंग एनफोर्समेंट, कंफर्ट, पेशेंट का फील कैसा कर रहा है, कैसे पेशेंट को उसकी जो एंजाइटी कैसे रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। कंस्ट्रक्टिव वेज में, फिर कई बार पेशेंट गुस्सा हो जाता है तो अप्रोप्रिएट वे में वो गुस्सा निकाल सके, उसके साथ बात करे, कोई साथ में बैठ के बात करने वाला चाहिए, है ना। तो ये सब जरूरी है कि पेशेंट का जो रिलेटिव्स है, केयरटेकर है, वो भी समझे उसकी परिस्थिति और उसको सपोर्ट करे। ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेस टू सिचुएशन, कैसे एंजाइटी रिड्यूस करे, तो बहुत सारे वेज है मेंटल और साइकोलॉजिकल एंजाइटीज दूर करने के लिए। रूटीन एक्टिविटीज में पार्ट ले, तो ये जितना भी वो रूटीन एक्टिविटीज करेगा अपने लाइफ का, जो भी डिसीज के पहले का या तो ट्रीटमेंट जो हो रही है उसके पहले का, जितना भी खुद का वो काम करे तो उसको ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल लगेगा। पेशेंट को कई बार ऐसा होता है कि नहीं, आप तो बीमारी हो ना, बस आप बैठे ही रहो, तो नेचुरली दे विल नॉट फील कंफर्टेबल। ठीक है, और उसमें उसका माइंड में एंजाइटी बढ़ती ही जाएगी, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ये सब होगा। तो ये ना हो, उसके लिए पेशेंट जितना भी हो सके नॉर्मलाइज अपना जीवन जिए, ये अच्छा है। पेशेंट को बोलना है कि कब उसे हेल्प की जरूरत है, ऐसा क्या हो जाए कि जब उसको हमें फोन करके बताए या तो फिर हॉस्पिटल में आए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली लीकिंग हो रहा है पाउच में से, ठीक है, डायरिया हो गया है, स्टोमा का कलर चेंज हो गया है, साइज चेंज हो गया, एकदम से ब्लैक पड़ गया है, या तो रैशेस बहुत हो गए हैं, तो ऐसे लोग को हमें बुला के बात करनी चाहिए। एकदम से वेट लॉस हो गया, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हमें ध्यान रखना है और वो बोलना है कि आए। सीवियर क्रैम्प्स, ओके, इफ दे आर लास्टिंग फॉर मोर देन 6 आवर्स, तब भी वो हमें रिलेट करे, हमारे पास आए, फोन करके बताए। टेलीकम्युनिकेशन भी अभी काफी अच्छा चलता है, तो उसके जरिए भी हम काफी पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं।
वाटर डिस्चार्ज मैंने आपको बोला, जैसे इफ इट इज मोर देन 6 कंटिन्यूअस हो रहा है, या तो बस अभी बंद ही नहीं हो रहा है, तो ये हमें देखना है। या तो फिर ऐसा हो गया कि कुछ आउटपुट ही नहीं मिला 3 दिन तक, तो वो आना है। ब्लीडिंग हो गया, स्टोमा जैसे मैंने बोला कि कितना बाहर आ सकता है, तो वो हमें बोलना है। स्टोमा एकदम से बाहर आ गया या तो अंदर उतर गया, ओके, इनवर्ड पुलिंग, तो भी आना है उसको। इरिटेशन बहुत हो गया, अल्सर्स हो गए बहुत, एकदम से एब्डोमेन है वो बल्ज हो गया है, ड्रास्टिक चेंजेस हो गया है, तो उसको आना है। कॉम्प्लिकेशंस कभी कभी हो सकते हैं, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है इधर बताएं, जैसे ब्लीडिंग बहुत हो गया, इन्फेक्शन हो गया खून में, हर्निया हो गया, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया, फिर ओपनिंग जो है स्टोमा है तो उसमें स्टेनोसिस हो गया, एकदम से नैरो हो गया, न्यूमोनिया पेशेंट को डेवलप हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है, मेडिकेशन वो ले रहा है लेकिन उसका बहुत रिएक्शन कुछ हो गया है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एकदम से बढ़ गए हैं, या तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है फिर से इंटेस्टाइन में बिकॉज ऑफ द स्कार टिश्यूज। सो ऐसे वक्त में उसको पेशेंट को सीवियर प्रॉब्लम्स होंगे और पेशेंट को आना है हॉस्पिटल में। Okay, so that is the end of my presentation. अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो तो हम शेयर कर सकते हैं। Thank you, Anna ma'am. Thank you for that wonderful presentation. Stella ma'am. Yeah, I'm here only. Madam, was it okay? Yeah, ma'am, it is okay. I'm not able to open my video. That's what I'm seeing. What happened? Okay. Yeah. It is okay. Only thing is, हमको ये मालूम होना चाहिए इन लोगों को कुछ पता, मतलब समझ में आया कि नहीं करके, क्योंकि अगर उन लोगों ने, अच्छा पार्टिसिपेंट, आप लोगों में जितना लोगों ने कोलोस्टमी पेशेंट्स को देखा है, हाँ, इस बार मैंने पूछा नहीं उनका, कौन है वो? निभा। देखा है। आपने कोलोस्टमी पेशेंट्स को देखा है? हाँ मैम। अच्छा, देखा है, ठीक है। ये बताओ कि आप लोगों का जो भी पेशेंट्स है कोलोस्टमी का, वो पेशेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है वहां पर? कैसे वाला पेशेंट्स आता है आप लोगों के पास? लीकेज होता है मैम, लीकेज होता है, रेडिश हो जाती है वहां की स्किन। आप लोग जाते क्या ना? तो वैसे भी आप लोग जब वो पेशेंट को लीकेज होता है किसी के, आपने जैसे बोला कि स्किन में प्रॉब्लम होता है, आप लोग वहां पर करता क्या है? हम लोग मैम, हाँ बोलो। हम लोग मैम कभी कभी क्या कहते हैं, अगर जब थोड़ा स्किन कोरिएशन है तब तो हम लोग सुक्रोलपेट जेली और मेट्रोडीजिल का पेस्ट बना के लगाता है, और ज्यादा अगर फिस्टुला हो जाता है तो कोलोपेस्ट होता है ना, कोलोपेस्ट लगा के सील करके पेस्ट लगाते हैं। अच्छा, हाँ। हम लोग मैम सिल्वर पेंट लगाते थे। हाँ। अच्छा, सिल्वर पेंट लगाने से कैसा रहता है, वो सूख जाता है क्या बाद में? हाँ, नहीं, वो वाटर प्रूफ हो जाता है ना वो, तो लीकेज स्किन खराब नहीं होती वहां से। अच्छा, ठीक है। और कौन सी वाला बैग्स यूज करते हो आप लोग वहां पर? कोलोस्टोमी बैग यूज करते मैम। जी हाँ, मुझे मालूम है कोलोस्टोमी बैग ही यूज करता है करके। मेरा मतलब ये है कि आप लोगों ने डिस्पोजेबल बैग, जैसे कि अन्ना ने यहाँ पर दिखाया डिस्पोजेबल बैग्स, वो वाला यूज करते हो, या आप लोगों के पास रीयूजेबल कुछ बैग्स है क्या? हम तो डिस्पोजेबल करते हैं, डिस्पोजेबल वाला यूज करते हैं मैम। डिस्पोजेबल वाली यूज करता है, तो उसका कितना, मतलब एक बैग के लिए कितना पे करना पड़ता है पेशेंट्स को? ज्यादा महंगा है क्या बैग? नहीं मैम, हम लोग का जो कचर कैंसर हॉस्पिटल में जो बैग है
मेडिचेक का आता है और एक पॉलिस्टर का भी आता है। तो जो ऑटोलॉम्बिक कार्ड से नहीं है ना, वो लोग तो पैसा से खरीद के लेता है ऑस्टोमी वाला बैग, और जो मेडिचेक लेता है वो तो 60 रुपीज या था ऐसे पड़ता है एक बैग के दाम। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा फिर और एक बात बताओ, जो भी पेशेंट्स आता है उनका और कोई प्रॉब्लम बताता है क्या पेशेंट्स? जैसे कि अभी ये क्या बोलना है, फीकल मैटर है ना, जो हम लोग बोलता है हिंदी में टट्टिया, वो हमेशा ये बैग के अंदर आते रहता है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसे वाला पेशेंट्स के बारे में आप लोग ने कभी कुछ किया उस पेशेंट्स के लिए? अभी जो इरिगेशन के बारे में बताया था ना, इरिगेशन कर सकता है करके, वो हाँ, हाँ, कौन सी वाला कोलोस्टोमी पेशेंट्स को कर सकता है? सभी पेशेंट कर सकता है क्या इरिगेशन? नहीं नहीं मैम। फिर कौन सी वाला पेशेंट्स कर सकता है? परमानेंट कोलोस्टोमी जो रहता है परमानेंट कोलोस्टोमी कर सकता है, लेकिन कहाँ पर किया हुआ कोलोस्टोमी को कर सकता है? हाँ, हाँ, परमानेंट कोलोस्टोमी मतलब इलियोस्टोमी भी तो परमानेंट होता है कभी कभी, तो उसमें थोड़ी कर सकता है क्या नहीं सर। इलियोस्टोमी कर किया हुआ पेशेंट को? नहीं मैम। नहीं कर सकता है ना। फिर तो ये ऑपरेशन किस तरफ करने से हम लोग इरिगेशन कर सकता है? लेफ्ट साइड से मैम। लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड में हमारा ये कोलन का पार्ट क्या होता है? डिसेंडिंग कॉलम मैम। डिसेंडिंग या सिग्मोइड कॉलन में, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है। जो भी पेशेंट्स आप लोगों के पास आएगा, सबसे पहले करना है आप लोग हिस्ट्री लेना है पेशेंट का। पेशेंट को बोलो कागज लेके हो, आपको कौन सी ऑपरेशन किया है कि हम लोग को पता होना चाहिए। आंख बंद करके लेफ्ट में किया करके नहीं कर सकता, क्योंकि कभी कभी लेफ्ट में करने से भी, जैसे कि डिसेंडिंग या सिग्मोइड कॉलन करने से भी कभी कभी क्या होता है, और कोई मुश्किल होने से उन लोग डाइवर्ट कर देता है, ठीक है। डाइवर्शन कोलोस्टोमी भी करता है, उसमें हम लोग कर नहीं पाएंगे, कर नहीं सकता है। इसीलिए जब भी सर्जरी करता है, पेशेंट आपके पास आएगा तो पेशेंट को बोलो जहां से आपने ऑपरेशन किया था उसका कागज लेके आने के लिए। तो उसमें कागज में लिख के रखा होगा सिग्मोइड कोलोस्टोमी, नहीं तो डिसेंडिंग कोलोस्टोमी, ठीक है। वो पेशेंट को हम कर सकता है। अगर वहां पर लिखा है सिग्मोइड डाइवर्शन कोलोस्टोमी किया है, जिसमें शायद कभी कभी क्या होता है, ब्लैडर है ना, यूरिन भी उसके वो अटैच कर देता है, नहीं तो उनको और दिशा में डाइवर्ट कर देता है, तो ऐसे वाला पेशेंट्स को हम इरिगेशन नहीं कर सकता है ना। तो ये बात ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि कोलोस्टोमी कर लिया कि किसी को भी पेशेंट को हम कर सकता है, ठीक है। ठीक है मैम। आ गया? अच्छा, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, और एक बात पूछना है, अगर आप लोगों का पेशेंट के पास तो प्रोलैप्स पेशेंट्स भी आया होगा ना कभी कभी, मतलब ये कोलोस्टोमी जो आप लोग देख रहे हैं ना वो पूरा बाहर आ गया होगा। यस मैम। ऐसे वाले पेशेंट्स को क्या कर सकता है हम? उनकी वजह से भी ऐसा बाहर आ जाता अभी पर, मतलब फिर दिखा के देते हैं हम लोग। अच्छा, सिर्फ दिक्कत देखता है, ठीक है। नहीं नहीं, आप लोग डॉक्टर के पास भी भेज दो। कोई पेशेंट को कुछ कर सकता है, ठीक है, री सर्जरी कुछ कर सकता है, लेकिन सभी पेशेंट्स को तो हम नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? हाँ यस मैम। ठीक है। अच्छा, और कुछ बात पूछना था कि मुझे, ये पेशेंट्स जो भी आप लोगों का पास वहां पर कोलोस्टोमी सर्जरी करता है क्या? हॉस्पिटल में करते हैं ना। वही तो, आपका हॉस्पिटल में कर रहे हैं क्या, मैं पूछ रही हूँ। हाँ मैम, करते सेंटर में आप लोग वहां पर कर रहे हैं ना। अच्छा, तो ये पेशेंट्स फॉलोअप के लिए आप लोगों के पास ही आता है? नहीं, सर्जन के पास आता है। अच्छा, पेशेंट आता है ना, नहीं सर्जन मतलब कुछ भी हो, पेशेंट हॉस्पिटल में तो आता होगा ना।
आते हैं पर ओपीडी में दिखाते हैं। ओपीडी में दिखाता है। अच्छा ठीक है, तो आप लोग भी देखना चाहिए कि ओपीडी में भी जो पेशेंट आता है वो पेशेंट्स को कुछ प्रॉब्लम होने से आप लोग बात करना चाहिए पेशेंट से, ठीक है। हाँ, जैसे ओके कि मैम। डाइट, क्या खाना खाना है, है? अभी हाँ, अभी हाँ। अभी आप लोग बताओ क्या खाना खा सकता है पेशेंट। पेशेंट सेमी सॉलिड, कब तक सेमी सॉलिड खाते रहेगा? खाने से सकता, है? हम्म नो स्पाइसी, हम्म बोलो। हाई प्रोटीन जैसे मिल्क वगैरह लेना है कुछ, हम्म चिकन जूस वगैरह खा सकते हैं। हाँ, क्या नहीं खा सकता? क्या नहीं खा सकता? हम्म ऐसा कुछ है? हाँ मैम, जो बिस्की वाला चीज नहीं खाना है, उसका जो जैसे कुकुम्बर का, जैसे वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। पेशेंट को जो पसंद है पेशेंट खा सकता है, लेकिन पेशेंट को ये बताना चाहिए जब भी आप खाना खा रहे हैं, जो चीज आप खा रहे हैं वो आपके लिए अच्छा नहीं लगता, तो मतलब पेट के लिए कुछ खराबी हो रहा तो उसको नहीं खाना, ठीक है। देखो, मिर्ची, ज्यादा मिर्ची खाना, ये सब है ना, ज्यादा स्पाइसी फूड है ना, मतलब मसाला वाला खाना है ना, हमेशा सभी लोगों के लिए पेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि जलन होता है, ठीक है। वो सब हम लोग कम करने के लिए बोलो पेशेंट को, ठीक है। अपना खाने में जब खाने के टाइम ज्यादा मिर्ची वगैरह नहीं खाना, वो ठीक है, ठीक है। लेकिन बंद करने के लिए नहीं बोलना, उससे अच्छा ये बोलना है आप जो भी खाना खा रहे हैं एक दिन में ऐसा एक ही खाना खाओ, खा के देखो। जैसे कि अभी मैं बोल रहा पेशेंट आज चावल और मच्छी खा के देखा है, मच्छी खा के पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, ठीक है, फिर पेशेंट वो मच्छी खा सकता है। पेशेंट दूसरा दिन मटन खा के देखा है, लेकिन मटन खाने के बाद पेशेंट को लूज स्टूल नहीं तो ठीक से नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ पेट में बहुत दर्द कर रहे हैं, तो पेशेंट को बोलना वो आप नहीं लेने से अच्छा है। समझ में आ रहा है? जैसे तो पेशेंट को ये बताना चाहिए एक ही दिन में 4-5 मतलब डिफरेंट तरीके का सब्जियां, डिफरेंट तरीके का ये मीट, ये सब इकट्ठा नहीं खाना चाहिए। रोज एक एक तरह का सब्जी खा के देखने के लिए, अगर वो सब्जी उनका शरीर में सूट करने से ठीक है तो वो खा सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बताता है ना, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब है ना, हमेशा हम बताता पेशेंट को नहीं खाना, अगर ऐसे नहीं बोलना। किसी किसी को तो खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी किसी को तो खाने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो उन लोग है ना वो यूज करके देखने दो, कौन सी सब्जी खाने से मेरे को मुश्किल होता है, नहीं तो कौन सी मीट मच्छी खाने से मेरे को मुश्किल होता है, ऐसा कुछ मुश्किल होने से उन लोग वो बंद करने दो, ठीक है। क्या बोल रहे शीला? ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आया क्या कि जिसको बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, नहीं हो तो बहुत दुखी है कि ये कर दिया करके, ऐसे पेशेंट आने से आप लोग क्या बात करेंगे पेशेंट से? डिप्रेशन ही नहीं है, कोई कोई पेशेंट तो आके आपको बाप से ये भी बोला होगा कि इसलिए ऐसे जीना इतना मुश्किल है, जब भी देखो ये ढाल के मैं घूम रही हूँ करके। उन लोग ना बाहर जा सकता है, ना शादी पे जा सकता है, कोई फंक्शन में जा नहीं सकता है, कभी हमेशा घर में रहना पड़ता है, ऐसे दुखी होकर भी बात किया होगा ना कोई। हाँ, यस मैम। तो आप लोग उनसे क्या बात करेंगे? तो ऐसे ही बोलते हैं ना, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे मतलब डेली मतलब क्लोस्टमी इरिगेशन देके, मतलब रेगुलर इरिगेशन देके, अगर आप एक टाइम में इरिगेशन दोगे तो मतलब आपका जो स्कूल थोड़ा थोड़ा करके नहीं आएंगे, एक ही बार में आ जाएंगे, जैसे हम लोग का डेली रूटीन है। लेकिन इरिगेशन सिर्फ डिसेंडिंग और सिग्मोइड कॉलन के लिए है, अगर असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन में करके आएगा तो क्या करेंगे आप? नहीं मैम, ज्यादातर लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है ना, बेड में तो बेड लगा रहता है ना, तो
थोड़ा थोड़ा करके दिन भर आता रहता है, वही सबको ज्यादा प्रॉब्लम होता है, कुछ तो हमें नहीं पता। उसी के लिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, हम लोग क्या बता के देना है वैसे वाला पेशेंट से? के लिए तो मैम कुछ नहीं बोल सकता है ना, क्योंकि तो आएगा ही ना इसका तो। अच्छा ये बताओ, ये सुनो, अगर कैसे कोई पेशेंट आने से प्रॉब्लम, सबसे पहले उनसे पूछना है उन लोग खाना वगैरह कैसे खाता है करके, टाइमिंग वगैरह पूछ लो, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि उन लोग के खाने पीने का है ना कुछ टाइमिंग में करना चाहिए, समझ में आ गया? ठीक है? ये क्या है, उन लोग क्या करेंगे, सुबह 8 बजे उनको बोलना, अगर सुबह सुबह 6 बजे आप उठ रहे नहीं तो 8 बजे तक ब्रेकफास्ट करना, वो भी है ना, उनको जितना ब्रेकफास्ट करना तो उन लोग करने दो, ठीक है। फिर तुरंत 8 बजे खा लिया, फिर तुरंत 10 बजे खाएगा, फिर 12 बजे खाएगा, तो आते रहेगा ना, खाएगा तो आते रहेगा, है। तो उनको क्या बोलना है, अगर आप 3 टाइम खाना खा रहे हो तो दिन का टाइम मतलब सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना आप जैसे खा रहे हो वही टाइम पे करना, बीच बीच में खाने से बीच बीच में आते रहेगा, ठीक है। और तीसरी बात, जब शाम की खाना है, शाम के खाना हमेशा 7 बजे तक खाना चाहिए, ताकि अगर पेशेंट 7 बजे खाया, कम से कम 10 बजे तक है ना, पेशेंट जो भी है थोड़ा थोड़ा बाहर आ जाएगा, पेशेंट वो सब क्लीन करके आराम से सो पाएगा। अगर रात को 10 बजे बैठ में खाएगा, 10 बजे या 8 9 बजे के बाद, रात भर पेशेंट सो नहीं पाएगा, लीकेज भी होगा, क्योंकि वो हमेशा एम्प्टी करते रहेगा। समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो उनको बताना चाहिए, अब सबसे पहले जो जल्दी हजम होता है ऐसा वाला खाना रात को खाना चाहिए। हमारा सबका प्रॉब्लम क्या है, मतलब दिन भर हम लोग कुछ ना कुछ खाते रहेगा, रात को बैठ के चिकन विकन बिरयानी ये सब ज्यादा खाएगा, तो चिल्ला का उसका हंसी आ रहा है ना, ऐसे खाएंगे आप, ठीक है। और क्या हो जाएगा, उसके बाद ना नींद भी नहीं आएगा, रात भर बाथरूम जाते रहेगा। तो हम लोग को ये उनको समझाना चाहिए कि रात का खाना बिल्कुल लाइट खाना खाना चाहिए, और जल्दी खाना चाहिए, और सब कुछ रेडी, मतलब पूरा क्लीन बीन सब होने के बाद अगर 10 बजे तक सब कुछ हो जाएगा, फिर आराम से पेशेंट सो सकता है। तो खाने पीने का थोड़ा सा स्केड्यूल, वो भी इलियोस्टोमी जैसे ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी पेशेंट्स है ना, उन लोग थोड़ा से ज्यादा पानी भी पीना चाहिए। हालांकि हम ये बताते हैं पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट्स देख लो, और थोड़ा से ज्यादा पानी पीना है, नहीं तो थोड़ा सा नमक पर ऐड करके पीना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा उनको, क्योंकि पानी पानी जा रहा है ना, तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, नमक का कमी हो जाएगा शरीर में। तो ऐसे बहुत सारा चीजें हैं जो हम लोग पेशेंट को नहीं तो पेशेंट को फैमिली को बता के देना है, ताकि उन लोग ये भी सोचेगा कि जो कोलोस्टोमी किया है वो मैं नॉर्मल जैसे सोच के जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। यस मैम। बॉस भी सप्लाई करते, हाँ ठीक है ठीक है। और कुछ आप लोगों को पूछना है जो मेरी तरफ मेरे को जो भी आपको बताना चाहिए, मैंने सोचा था मैंने बता दिया। और कुछ? हेलो हाँ बोलो बोलो। मैम, जैसे अपन एनिमा देना करके बताए, तो एनिमा जैसे स्टोमा पेशेंट को है तो एनिमा स्टोमा से देना है? जी हाँ, नीचे तो कुछ नहीं है ना, हाँ वो वही एनिमा सोच रही जैसे थी। ही, लेकिन स्टोमा का थ्रू ही हम देता है, वही इरिगेशन जैसा। मैम रिटेंशन की यानी कंटिन्यू अपन देते जाएंगे एनिमा, तो वो बाहर भी आता रहेगा ना मैम, कंटिन्यू रिटेंशन तो नहीं होगा? क्या रिटेंशन तो नहीं होगा? जैसे अपन एनिमा देते हैं तो अपन पेशेंट को बोलते हैं कि 10-15 मिनट थोड़ा सा रुकना, उसके बाद मोशन को जाना, तो इसमें अपन नहीं, अगर इधर भी जब इरिगेशन करता है ना, ये एनिमा जैसा है, ठीक है। इरिगेशन करने का टाइम है ना, जब पानी अंदर जाएगा थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो हम दे रहे 10 मिनट के अंदर चले जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आएगा, लेकिन 30
30 मिनट के ऊपर लगेगा वो पूरा बाहर आने के लिए। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। हेलो मैम, या फिस्टुला को कैसे हम लोग मतलब ठीक कर सकते हैं? तो कोलोस्टमी का साइड में फिस्टुला हो जाता है ना, कोलोस्टमी हाँ एरिया। फिस्टुला, अच्छा फिस्टुला हम कुछ नहीं कर सकता है, अगर रिकरेक्ट कर सकता है डॉक्टर सर्जन उन लोग रिकरेक्ट करेंगे, लेकिन अगर रिकरेक्ट नहीं कर सकता है फिर हम कुछ नहीं कर सकते। फिस्टुला यूजुअली इसकी वजह से होता है, फिस्टुला इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट है ना, पहले ऑपरेशन करने के लिए कोई कोई पेशेंट मना कर लाता है और ज्यादा अंदर है ना प्रेशर होने की वजह से फिस्टुला हो जाता है। उसकी वजह से होता है फिस्टुला। तो फिस्टुला कुछ फिस्टुला तो करेक्ट कर सकता है, लेकिन वो पहले से देखना पड़ेगा कि पेशेंट का हाँ हेल्थ कैसे है, कर सकता है कि नहीं, उसमें भी निर्भर करता है ना। तो अगर पेशेंट पहले से कोलोस्टमी के लिए हाँ कर दिया तो फिस्टुला का झंझट ही नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी ऑपरेशन फेलियर होने के बाद भी फिस्टुला होता है किसी किसी पेशेंट को, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम लोग ये सेशन ये करेंगे। सो Anna, thank you so much for a nice presentation. Okay. Thank you ma'am. Only thing is nobody is asking questions, no one is placing the assignments. अभी देखो I asked these people, ये तो लोग बता रहे उनके पास कोलोस्टमी पेशेंट्स आता है करके, उन लोग एक केस निकाल के रखना था तो हम लोग कैसे भी उसको ये करना था। हाँ अभी एक प्रेजेंटेशन होता तो अच्छा है ना, अच्छा है ना, बट डिस्कस कर सकते हैं। हाँ हम लोग हर क्लास में यही बताते जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, सो सीनियर Ma'am, yeah, I think we can wind up. so we can wind I up. just wanted to remind them about their assignments. Only Yeah. 19 of them have submitted their first assignment. The validated sheets are shared with them. The second assignment, only 15 of them submitted, and most of them have to resubmit it. And Yeah, they have all. I saw it. Yes. अच्छा, so जो जिसको भी बताया गया कि उन लोगों का ये असाइनमेंट्स रीसबमिट करना करके, प्लीज आप लोग रीसबमिट कर लो। ठीक है, आप लोग रीसबमिट कर लिया तो सब कुछ करने के बाद भी आप लोगों को एक सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला। ठीक है, थोड़ा सा तो इसमें थोड़ा सा तो पेन होगा आप लोगों को थोड़ा क्या बताते अपना काम वगैरह करने के बाद बैठ के ये सब करना पड़ेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आप ये करने से आपके लिए अच्छा है। इसलिए आप लोग ये काम करो, अपना असाइनमेंट्स जो भी जिसका भी रीसबमिशन के लिए बोला है आप लोग रीसबमिट कर लो। ठीक है, वो एक बात। और दूसरी बात, जो भी अभी तक सबमिट नहीं किया प्लीज वो भी तो सबमिट कर लो। जितना दिन तो आप लोग क्लास सुन रहे कितना टाइम लगेगा एक क्या बोलते हैं एक असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। ठीक है, गलत हो तो गलत होने देना, कोई बात नहीं। कोई भी आप लोगों को इंग्लिश नहीं देख रहा है, ठीक है, ग्रामर नहीं है तो छोड़ दो, ग्रामर वगैरह छोड़ दो। जो भी आपको मालूम है आप अपना भाषा में, अपना भाषा यानी इंग्लिश में जितना भी मालूम है आप लिख के भेज दो, तो उन लोग देख के करेक्ट करेगा ना। मैम दोनों देना है क्या? वो 2 दिया है ना असाइनमेंट, दोनों देना है, वो 1 देने से होगा? कितना टोटल कितना देने के लिए बोला आप लोगों को? Senior, any idea how many they have to submit? They have to actually we have opened 3 assignments. They have to score a minimum of 70%. That's if the total mark is 20, they have to score at least 14 marks, 1-4 to pass. Now अभी तो आप assignment लोगों को कितना 4 असाइनमेंट भेजे? I think 6 assignments. 3 of them were released. The 4th will be released this week.
अच्छा one देखो and- अभी हाँ टेल मी 1 and 2 were evaluated and shared with them. ओके And for the देखो second, आप लोगों को 6 असाइनमेंट्स दे देगा, ठीक है। अभी 3 तो दे दिया, तो आप लोग 3 सबमिट करना है। आप लोग 3 सबमिट करेगा तभी तो आप लोग नेक्स्ट 3 आप लोगों को देंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं, जिसको भी रीसबमिट करने के लिए बोला, प्लीज आप लोग रीसबमिट कर लो। समझ में आ रहा है? ठीक है। मुझे तो नहीं बोला है रीसबमिट करने के लिए। अच्छा आपको नहीं बोला तो ठीक है, नहीं करना ठीक है मैम। ना। आप देख लेना, जिसको भी बोला है उन लोगों को करना है, ठीक है। आपका सीनियर दिस इज सेंड इनटू देयर मेल ना। the assignments are PDF and shared with them. The assignments are soft अच्छा copies. ठीक है, देखा So they can see तो that. अगर आप देख लो आपका मेल में ये नहीं आया कि रीसबमिट करके, तो आप लोग रीसबमिट नहीं करना। जिसको बोला है रीसबमिट, अभी बोल रहा 15 लोगों को बोला है रीसबमिट, 15 लोग किया ही नहीं है। कभी ये 15 लोग कौन है मुझे भी मालूम नहीं है, तो इसलिए ये देख लो, ठीक है। 15 लोगों को बोला है रीसबमिट करने के लिए, तो प्लीज आप लोग रीसबमिट कर लो। ओके ठीक है। Okay. ओके मैम। Thank you, ma'am. Ma'am, I would like to share one good news. हमारे यहाँ पे we have got another nursing college nearby, so they are posting their